नमस्कार दोस्तों, आज हम टीबी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। बाल, नाखून और दांतों को छोड़ के टीबी शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित करता है। टीबी का ये जो जीवाणु है वो आसानी से नाक से अंदर जाता है, फेफड़ों में जाता है। इसी की वजह से 90% लोगों में टीबी फेफड़ों में होती है। किसी व्यक्ति के शरीर में जब टीबी का जीवाणु प्रवेश करता है तो उसको टीबी का संक्रमण कहते हैं, यानी कि टीबी इन्फेक्शन। इसको लैटेंट टीबी भी कहते हैं। लेकिन ये टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता। जब किसी की प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रॉब्लम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली वीक होती है, जैसे कि किसी को एड्स हो, डायबिटीज हो या कैंसर जैसी बीमारी हो, इस स्थिति में प्रतिरक्षा प्रणाली वीक होती है, कम हो जाती है और ये जो टीबी के जीवाणु है वो एक्टिव होते हैं। इसको हम एक्टिव टीबी कहते हैं और ये टीबी आसानी से एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैल सकते हैं। अगर किसी को टीबी नामक बीमारी लग गई तो उसके लक्षण क्या होते हैं? इसका पहला लक्षण है हल्का सा बुखार आना, और ये बुखार ज़्यादातर लोगों में शाम के वक्त आता है और बुखार के साथ साथ कई लोगों में पसीना आता है। ये पसीना शाम को आता है या रात को भी आ सकता है। टीबी का दूसरा लक्षण है शरीर में बहुत सारी थकावट महसूस होना, भूख कम हो जाती है, खाने की इच्छा नहीं रहती और इसकी वजह से धीरे धीरे वजन कम होता जाता है। जब ये जीवाणु हमारे शरीर में विशेषतः फेफड़ों में पलते जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है, तब ये बीमारी भी बढ़ती है। फेफड़ों के टीबी के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि खांसी आना। अगर ये खांसी फैमिली डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी 3 हफ्तों के बाद भी रहता है तो ये टीबी का लक्षण हो सकता है। पहले ये खांसी ड्राई होती है, यानी कि सूखी खांसी होती है। उसके बाद उसमें बलगम आना शुरू होता है और बीमारी अगर फेफड़ों के ज़्यादा हिस्सों में फैल गई तो मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ होती है, सीने में दर्द महसूस होता है, फेफड़ों में गुहा पैदा होती है जिसको हम कैविटी बोलते हैं। इन मरीजों में खांसी के साथ बहुत सारा बलगम गिरता है। बलगम के साथ साथ खून आना शुरू होता है और ये जब खून आता है तो मरीज डर जाते हैं। अगर टीबी फेफड़ों को छोड़ के शरीर के दूसरे अंगों को प्रभावित करती है, जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं, उनके लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे कि वो हड्डियों में होता है, जोड़ों में होता है, किडनी, छोटी ग्रंथियाँ यानी कि लिम्फ नोड, गुर्दे, रीढ़, पाचन तंत्र, मूत्राशय, प्रजनन प्रणाली, मस्तिष्क और नसों को भी ये टीबी प्रभावित कर सकता है। और इस स्थिति में टीबी का लक्षण संक्रमित अंग पर निर्भर करता है और टीबी के अलग अलग लक्षण इन मरीजों में दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर लसिका ग्रंथि में, लिम्फ नोड में टीबी हो, कभी डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, पचन बराबर नहीं होता है, यानी कि डाइजेशन का भी प्रॉब्लम होता है। अगर हड्डियों का टीबी हो, जोड़ों का टीबी हो तो उधर दर्द महसूस होता है, हड्डी में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, अपनी कार्यशीलता कम होती है, पीठ में अकड़न आती है। अगर टीबी मस्तिष्क में हो तो सिर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, लकवा लगता है, भ्रम होता है, कोमा की स्थिति आ सकती है, दौरे पड़ते हैं और ये सारे लक्षण टीबी के होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इतना ही नहीं, जब किसी औरत को इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि बच्चा होने में कुछ दिक्कत होती है, तो इसका कारण ध्यान में रखो, गर्भाशय की टीबी भी हो सकती है। फेफड़ों के टीबी का निदान करने के लिए बलगम का जांच हम करते हैं। बलगम में टीबी के जीवाणु दिखाई देते हैं।
इसके साथ साथ हम छाती का एक्सरे लेते हैं। एक्सरे में टीबी का दाग दिखाई देता है। कभी कभी एक्सरे में टीबी का दाग दिखाई देता है, लेकिन बलगम में टीबी के जीवाणु नहीं दिखते। जब बलगम में टीबी के जीवाणु है उसको स्पुटम पॉजिटिव कहते हैं। बलगम में अगर टीबी के जीवाणु नहीं, उसको स्पुटम निगेटिव कहते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको खांसी आते हैं लेकिन बलगम नहीं आता। कोई मरीज बलगम निकाल नहीं सकते। इनमें हम ब्रोंकोस्कोपी नाम की एक टेस्ट करते हैं जिसमें हम बाल लेते हैं, ब्रोंको एल्वियोलर लवाज, जिनमें टीबी के जीवाणु दिखाई देते हैं। हम खून की जांच करते हैं। कई मरीजों में हाथ पे एक ट्यूबरकुलिन टेस्ट करके स्किन टेस्ट करते हैं। इससे टीबी के संक्रमण का पता चलता है। और भी कोई तरीके हैं, लसिका ग्रंथि, इसमें हम एक सुई डाल के FNAC नाम की टेस्ट करते हैं, उसमें टीबी का पता चलता है। अगर मस्तिष्क में टीबी हो, हड्डियों में टीबी हो, तो अलग अलग जांच यानी कि एक्सरे, CT स्कैन और भी कुछ टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, ये जांच करके हम टीबी का निदान करते हैं। आप पूछेंगे क्या टीबी का परमानेंट इलाज संभव है? इसका जवाब है हाँ, टीबी पूरी ठीक हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको सलाह देता हूँ, टीबी होना ये डर जाने वाली बात नहीं है। आजकल टीबी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। टीबी की ट्रीटमेंट जो है 1-2 महीने में पूरी नहीं होती। क्या होता है, जब टीबी का मरीज आता है और दवाइयाँ शुरू करता है तो पहले जो लक्षण है जैसे कि खांसी है, बलगम है, बुखार आना है, पसीना आना है, भूख नहीं लगना है, 1-2 महीने में वो ठीक होता है। और मरीजों को लगता है कि 1-2 महीने की ट्रीटमेंट से मेरी टीबी अच्छी हो गई, लेकिन वो सही बात नहीं है। टीबी अंदर है, टीबी का जीवाणु अंदर है। उसका पूरा खात्मा करने के लिए हमें कम से कम 6 महीने या कई मरीजों में उससे भी ज़्यादा दिन तक ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, तब वो टीबी पूरा जाता है। अगर आपने ट्रीटमेंट 1-2 महीने में लेना बंद कर दिया तो ये टीबी कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है MDR टीबी में या XDR टीबी में, और उसका ट्रीटमेंट और ज़्यादा दिनों तो कई बार 1.5 साल या 2 साल तक लेना पड़ता है। और ये टीबी, एक्टिव टीबी, हर साल नए 15 लोगों में संक्रमित हो सकता है। टीबी की बीमारी किसको हो सकती है? किसी को भी हो सकती है। फिर भी टीबी का खतरा उन लोगों को सबसे अधिक होता है जिनकी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है, जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि मैंने आपने बताया डायबिटीज़ हो, एड्स हो या कैंसर हो, तो इम्यूनिटी लेवल मैं बार बार बता रहा हूँ अच्छी रहनी चाहिए। टीबी से कैसे हम बच सकते हैं? 3 हफ्तों से अधिक समय तक अगर किसी को खांसी है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। आपको समझ लेना चाहिए कि टीबी की बीमारी फैलते कैसे है। जब कोई खांसता है या छींकता है या थूकता है तो उसके छोड़े गए बलगम में, सांस में, थूक में टीबी के जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु कई घंटों तक हवा में फैले रहते हैं। और कोई स्वस्थ व्यक्ति उधर आए तो वो व्यक्ति इसकी शिकार बन सकते हैं। इसलिए जिनको एक्टिव टीबी है, सक्रिय टीबी है, उनको खांसते समय, छींकते समय नाक पे, मुंह पे रुमाल रखना चाहिए, क्योंकि उनके बलगम में, थूक में टीबी के जीवाणु होते हैं। जगह जगह थूकने के बजाय मरीज को एक पॉलीथीन में थूकना चाहिए। पब्लिक चीज़ों में कम से कम उनको जाना चाहिए ताकि दूसरे लोग इस संक्रमण की चपेट में न आए। टीबी से पीड़ित जो मरीज होते हैं उनका बिस्तर, रुमाल या तौलिया आदि का इस्तेमाल दूसरों को करना नहीं चाहिए। टीबी का फैलना रोकने के लिए केवल मरीज ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए सार्वजनिक जगह पे थूकना कानून के मुताबिक सख्त मना करना चाहिए। मैंने आपको बार बार बताया है दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी रहनी चाहिए। इसके लिए आपका भोजन, आपका एक्सरसाइज और पर्याप्त आराम आपको मन में रखना चाहिए हर वक्त, क्योंकि आप जो भी भोजन हर रोज लेते हैं उसमें पर्याप्त विटामिन चाहिए,
मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फाइबर चाहिए। आपका रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। हर रोज 30 मिनट का एक्सरसाइज हर किसी को जरूरी है। ये करने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और पर्याप्त आराम की भी सख्त ज़रूरत है। आप 7 या 8 घंटे हर रोज नींद लेते हैं कि नहीं, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये सब जानकारी, टीबी की जानकारी आप सब के लिए दोस्तों उपयुक्त रहेगी, लाभदायक रहेगी, इसमें आशंका नहीं है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी रखो, टीबी से दूर रहो। धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू।